मैं नितेश कुमार मिश्रा, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज हम उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के विषय में चर्चा करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व रंगमंच पर अवतरित हुई दो महाशक्तियों सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध का प्रखर विकास हुआ था। फुलटन भाषण व ट्रूमैन सिद्धांतों के तहत जब साम्यवादी प्रसार को रोकने की बात कही गई, तो प्रत्युत्तर में सोवियत संघ ने अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन कर 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। इसी क्रम में यह विचार किया जाने लगा कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिसकी संयुक्त सेनाएं अपने सदस्य देशों की रक्षा कर सकें। मार्च 1948 में ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्ज़मबर्ग ने ब्रुसेल्स की संधि पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य सामूहिक सैनिक सहायता व सामाजिक आर्थिक सहयोग था। साथ ही संधिकर्ताओं ने यह वचन दिया कि यदि यूरोप में उनमें से किसी पर आक्रमण हुआ तो शेष सभी चारों देश हर संभव सहायता देंगे। इसी पृष्ठभूमि में बर्लिन की घेराबंदी और बढ़ते सोवियत प्रभाव को ध्यान में रखकर अमेरिका ने स्थिति को स्वयं अपने हाथों में लिया और सैनिक गुटबंदी की दिशा में पहला अति शक्तिशाली कदम उठाते हुए उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र ने चार्टर के आर्टिकल 15 में क्षेत्रीय संगठनों के प्रावधान के अधीन उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के एक्ट के प्रावधानों के तहत ही नाटो का स्थापना हुआ। उसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में हुई, जिस पर उस समय 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। आज उसकी संख्या 29 के आसपास पहुंच गई। ये देश थे उस समय के 12 देश: फ्रांस, बेल्जियम, लक्ज़मबर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल और संयुक्त राज्य अमेरिका। शीत युद्ध की समाप्ति से पूर्व यूनान, टर्की, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन भी सदस्य बने और शीत युद्ध के बाद भी नाटो की सदस्य संख्या में लगातार विस्तार होता रहा है। 1999 में मिसौरी सम्मेलन में पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य के शामिल होने से सदस्यों की संख्या 19 हो गई। वहीं 2007 में 7 नए राष्ट्र इसके सदस्य बने। इस संगठन का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। नाटो की स्थापना के अगर कारणों की बात करें तो हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएं हटाने से इनकार कर दिया था और वहां साम्यवादी शासन की स्थापना पर बल देने लगा था। अमेरिका ने इसका लाभ उठाकर साम्यवादी विरोधी नारा दिया, यूरोपीय देशों को साम्यवादी खतरे से अवगत कराया तथा यूरोपीय देश को एक ऐसे संगठन के निर्माण करने हेतु बाध्य किया या तैयार किया जो उनकी सुरक्षा कर सके। अगर दूसरे कारण की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी यूरोपीय देशों ने अत्यधिक नुकसान उठाया था, अतः उन्हें आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका जैसी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था से बहुत ज़्यादा आशा थी। फलतः अमेरिका द्वारा नाटो के प्रस्ताव रखे जाने के कारण पूर्वी पश्चिमी यूरोपीय देशों ने नाटो की स्थापना में अमेरिका का समर्थन कर दिया। नाटो के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि यूरोप पर आक्रमण के समय अवरोधक की भूमिका का काम किया। सोवियत संघ के पश्चिमी यूरोप में तथाकथित विस्तार को रोकना तथा युद्ध की स्थिति में लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना, यह भी नाटो का काम था। सैन्य तथा आर्थिक विकास के लिए अपने कार्यक्रमों द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों के लिए सुरक्षा छत्र प्रदान करना, पश्चिमी यूरोप के देशों को एक सूत्र में संगठित करना,
इस प्रकार नाटो का उद्देश्य स्वतंत्र विश्व की रक्षा के लिए, साम्यवादी के प्रसार को रोकने के लिए और यदि संभव हो तो साम्यवाद को पराजित करने के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता को मानना। इस प्रकार हमने देखा कि नाटो के जो उद्देश्य थे वो कहीं ना कहीं साम्यवादी प्रसार के बढ़ते प्रसार को रोकना और एक सामूहिक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बताना रहा है। संरचना की बात करें तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसकी संरचना 4 अंगों से मिलकर बनी: परिषद, उपपरिषद, प्रतिरक्षा समिति और सैनिक समिति। परिषद नाटो का सर्वोच्च अंग है। इसका निर्माण राज्य के मंत्रियों से होता है। इसकी मंत्री स्तरीय बैठक वर्ष में एक बार होती है। परिषद का मुख्य उत्तरदायित्व समझौते की धाराओं को लागू करना रहा है। उपपरिषद, यह परिषद नाटो के सदस्य देशों द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद है। ये नाटो के संगठन से संबद्ध सामान्य हितों वाले विषयों पर विचार करते हैं। प्रतिरक्षा समिति, इसमें नाटो के सदस्य देशों के प्रतिरक्षा मंत्री शामिल होते हैं। इसका मुख्य कार्य प्रतिरक्षा रणनीति तथा नाटो और गैर नाटो देशों में सैन्य संबंधी विषयों पर विचार विमर्श करना रहा है। सैनिक समिति, इसका मुख्य कार्य नाटो परिषद एवं उसकी प्रतिरक्षा समिति को सलाह देना रहा है। इसमें सदस्य देशों के सेना अध्यक्ष शामिल होते हैं। नाटो की भूमिका एवं स्वरूप, नाटो के स्वरूप व उसकी भूमिका को उसके संधि प्रावधानों के आलोक में समझा जा सकता है। संधि के आरंभ में ही कहा गया, हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र की सदस्य देशों की स्वतंत्रता, ऐतिहासिक विरासत, यहाँ के लोगों की सभ्यता, लोकतांत्रिक मूल्य, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के शासन की रक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। एक दूसरे के साथ सहयोग करना इस राष्ट्र का कर्तव्य होगा। इस तरीके से यह संधि एक सहयोगात्मक संधि का स्वरूप लिए हुए थी। संधि के प्रावधानों के आर्टिकल 5 में कहा गया है कि संधि के किसी एक देश या एक से अधिक देशों पर आक्रमण की स्थिति में इसे सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों पर आक्रमण माना जाएगा और संधिकर्ता सभी राष्ट्र एकजुट होकर सैनिक कार्यवाही के माध्यम से एकजुट होकर इस स्थिति का मुकाबला करेंगे। इस दृष्टि से उस संधि का स्वरूप सदस्य देशों को सुरक्षा छतरी प्रदान करने वाला है। सोवियत संघ ने नाटो को साम्राज्यवादी और आक्रामक देश के सैनिक संगठन की संज्ञा दी है और उसे साम्यवादी विरोधी स्वरूप वाला घोषित किया है। अगर हम प्रभाव की बात करें नाटो के प्रभाव की, तो वो पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा के तहत बनाए गए नाटो संगठन ने पश्चिमी यूरोप के एकीकरण को बल दिया। इसने अपने सदस्यों के मध्य अत्यधिक सहयोग की स्थापना की। इतिहास में पहली बार पश्चिमी यूरोप की शक्तियां में अपनी कुछ सेनाओं को अस्थायी रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन की अधीनता में रखना स्वीकार किया। द्वितीय महायुद्ध के जीर्ण शीर्ण यूरोपीय देशों का सैन्य सुरक्षा का आश्वासन देकर अमेरिका ने इन देशों को ऐसा सुरक्षा क्षेत्र प्रदान किया जिसके नीचे वो निर्भय होकर अपने आर्थिक और सैन्य विकास कार्यक्रम पूरा कर सके। नाटो के गठबंधन से या नाटो के गठन से अमेरिकी पृथक्करण की नीति की समाप्ति हुई और वह यूरोपीय मुद्दों में तटस्थता नहीं रख सकता था। नाटो के गठन ने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। सोवियत संघ ने इसे साम्यवाद का विरोधी मानते हुए इसके प्रत्युत्तर में वर्सा पैक्ट नामक सैन्य संगठन कर पूर्वी यूरोपीय देशों को अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की। नाटो ने अमेरिकी विदेशी नीति को भी प्रभावित किया है।
उसकी वैदेशिक नीति नाटो के खिलाफ किसी भी तरह के वाद प्रतिवाद को सुनने के लिए तैयार नहीं थी और नाटो के माध्यम से अमेरिका का यूरोप में अत्यधिक हस्तक्षेप बढ़ता गया। यूरोप में अमेरिका के अत्यधिक हस्तक्षेप ने यूरोपीय देशों को यह सोचने के लिए बाध्य किया कि यूरोप की सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान यूरोपीय दृष्टिकोण से होना चाहिए। इस दृष्टिकोण ने यूरोपीय समुदाय के गठन का मार्ग भी प्रशस्त किया है। इस प्रकार हमने नाटो के गठन, नाटो के उद्देश्य, नाटो की भूमिका, स्वरूप और नाटो के विश्व पर क्या पड़े प्रभावों पर हमने चर्चा की है। धन्यवाद।